नया संसद भवन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक समय सीमा में बनकर तैयार हो गया है। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का और प्रसन्नता का विषय है। आज पुराने भवन में पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। स्वाभाविक रूप से अब ये पुरानी पार्लियामेंट के बाद नई पार्लियामेंट भवन में सभी लोगों को जाना है। पुराने भवन से भी बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव जुड़े हुए हैं और इस भवन में अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे मित्र आए, छूट गए, चुनाव हार गए, दोबारा नहीं लड़े, लेकिन उन सब की मित्रता और इस भवन को लेकर निश्चित रूप से हमेशा जीवन में याद रहेगी। और यही भवन है जिसमें वर्षों तक धारा 370 हटाने की मांग होती रही, आतंकवाद पर चर्चा होती रही, लेकिन हम लोग साक्षी बने उस अवसर के जब इस भवन में धारा 370 हटाने का काम हुआ। इतिहास तो वो जो किताबों में हम सब ने पढ़ा और लेजिस्लेटिव काउंसिल अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो है आज़ाद भारत का इतिहास भी यहीं पर लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर तमाम संसद की गतिविधियाँ यहाँ पर हुई और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको बनाने वाले भी भारतीय थे और पैसा भी भारतीयों का ही इस बिल्डिंग पर खर्च हुआ था। लेकिन आने वाले समय की जो आवश्यकताएं हैं, अभी जो जनरेशन है उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो असमर्थ है ये भवन उनको पूरा करने में, और ऐसे में नए भवन का निर्माण एक ज़रूरत बन चुका था। बहुत सारी यादें हैं। मेरे को तो पहली याद ये है कि मैं कक्षा 6 की छात्रा थी जब मैं पहली बार संसद भवन में आई थी, और उसके बाद 10वीं और 11वीं, और उसके बाद खुद सांसद बन के यहाँ पर आई, और बहुत सारे ऐतिहासिक पलों का अनुभव, जिसमें धारा 370 का हटना, GST का लागू होना, जॉइंट सेशन जो रात तक चला, ऐसी तमाम यादें हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का जो सिलसिला है जब वो शुरू हुआ, उन सब के हम लोग गवाह बने। तो ये भी भाग्यशालिता है कि इतने भाग्यशाली है कि हमने ये सब अपनी आंखों के आगे होता देखा है। लेकिन नए भवन का निर्माण एक आवश्यकता अनुसार आने वाले भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक था, तो उस संसद भवन में भी बनते हुए इतिहास के हम साक्षी होंगे और दोनों भवनों का इतिहास हम देख पाएंगे, तो हम सब अपने आप को भाग्यवान और भाग्यशाली मानते हैं। सारी यादें, स्मृतियाँ MP के नाते, और जब पहली बार यहाँ आया था देखने के लिए भवन में, बहुत पहले ईश्वर चौधरी जी उस समय MP हुआ करते, तो उस समय से लेके अभी तक का सारी कहा जाए स्थिति कैसा था, क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, सबका स्मरण हुआ है। यादें तो हमेशा ही संजो के रखी जाती हैं और ये भवन की यादें संजो के रखने लायक है। कभी उतार कभी चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुए जिन घटनाक्रमों को हमने देखा है, और उसमें मुझे वो चीज़ हमेशा याद आती है जिसमें महिला आरक्षण बिल जो पिछले संसद के समय पर राज्यसभा में पारित हुआ। मैं उस समय लोकसभा की सदस्य थी और लोकसभा के सदस्य के तौर पर वहाँ पे महिला आरक्षण बिल लोकसभा में राजनीति की बलि चढ़ गया और आज तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से आतंकवाद का हमला भारत की पार्लियामेंट में, और इसके बावजूद उसमें जिस तरह का आपने देखा कि लोगों ने अपनी शहादत दी, और आज इस पार्लियामेंट की ताकत में क्या है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि पार्लियामेंट की में जिस तरह के उन रिपोर्टर्स को आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, वो एक राइडर का काम जो आज आपको दर्जा मिला है कि आप भी 4th स्टेट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 ही है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। तो आज इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने में पूरा जीवन रिपोर्टर्स ने खपाया। यहाँ के कर्मचारियों ने जिस तरह से यहाँ की कमेटीज और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो यहाँ के लोग हैं
वो इतना डेडिकेटेड है कि आप यकीन कर लीजिए कि पार्लियामेंट्स की रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, अध्ययन होता है। और जो भारत की ये डेमोक्रेसी है कि सदन चाहे कम चले, एक महीना चलता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एक बना उससे कमिटीज में सारी स्क्रूटनी होती रहती है। जितने प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, चाहे बजट का हो, बजट हो नहीं सकता है, आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ना कि चाहे हमारे एक वोट से हमारी सरकार जा रही है, लेकिन इसके बावजूद देश रहना चाहिए। तो कोई प्रधानमंत्री आज, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री जी उससे ऊपर उठ करके सभी प्रधानमंत्रियों का गौरवगान करते थे, तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को उसको अपलाड करना चाहिए था, उसमें। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो शिक्षा मिली उनके माता पिता से, आज वो देखिए पूज्य योगी महाराज जी को, अमित शाह जी को जो अपने माता पिता से मिली, जो मुझे अपने पिता एक पुजारी से मिली। मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान पुजारी थे। आज वही शिक्षा लेके मैं आज यहाँ हूँ। नहीं तो एक मिट्टी के घर से मैं यहाँ और विश्व में मेरा नाम हुआ। आज सदन का मैं एक सदस्य हूँ। तो ये अध्यात्म और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म और पढ़ाई अगर जीवन में रहेगी तो आप जीवन में कोई भी लड़ाई से गिरोगे तब भी उड़ के फिर लड़ने लगोगे। अध्यात्म जिसके पास नहीं है वो इंसान बहुत कमज़ोर योद्धा होता है। और मैं ये आपको दावे के साथ मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास देखिए अध्यात्म की शक्ति है और उसके साथ उनके पास जीवन की शिक्षा है। मेरे पास भी अध्यात्म की शक्ति है, जीवन की। तो हम लोग अच्छे लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग उसमें आते हैं। बच्चों को आने वाले भविष्य में हम लोग विश्व गुरु बनना है तो हमारे पास अच्छे योद्धा भी तो होने चाहिए। अच्छे योद्धा की शिक्षण की एक पद्धति है और ये पुराने विचार पहले वैदिक शक्तियों के साथ हमारे सोमनाथ जी ने इसरो वाले कहा था कि वैदिक शक्तियों से हम चंद्रयान तक पहुँचें। तो वैदिक मंत्र ये सारी चीज़ें हैं जो जीवन को मजबूत करती हैं। आप शराब, ड्रग्स, गलत चीज़ों से फंसोगे नहीं, आप गलत रास्ते पे जाओगे नहीं और भारत तभी तो मजबूत बनेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है इस विराट भारत को देखने के लिए, एक सोने की चिड़िया, उसमें कि हम और उसकी ये दिशा बहुत सही निर्णय है। मैं साधुवाद देता हूँ खेल मंत्रालय को, मैं साधुवाद देता हूँ इस सोच को और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि ऐसी नई रचनाओं को सोच के हमारी आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत स्तंभ बनाया जा रहा है। और भारत फिर रुकेगा नहीं। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है और भारत को आज G20 के बाद सब लोगों ने नमन करना, प्रणाम करना शुरू कर दिया। G20 की जो सफलता है वो न केवल 140 करोड़ देशवासियों की सफलता है, न केवल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर जो लोग शांति चाहते हैं, जो लोग विकास चाहते हैं, जो आपस में भाईचारा चाहते हैं, सब मिलकर के को करने, इस सब की जीत का जो है एक अभूतपूर्व एक जो है सबूत या नमूना जो है साबित हुआ है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए। मुझको लगता है कि हमारे जो जिनका नाम आपने लिया है, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ हमारे वो नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है G20 के बजाय उनको G2 जो याद आ गया, जो उनके ज़माने में जो कपले हुए थे, इसलिए उनको याद आ गया होगा। ईश्वर की कृपा, पार्टी की कृपा, भारतीय जनता पार्टी और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग एक छोटी सी यात्रा करेंगे 100 गज की। और इस 100 गज में भारत के लंबी इतिहास का एक अनोखा सा पहल, जो इस सदन में जो पीछे की तरफ ये भव्य आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, यहाँ से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की इतिहास के पन्नों से, आज़ादी से लेकर के आज तक जिन लोगों ने इस मार्ग में हमारा साथ दिया। और विपक्ष में भी नेहरू को भी, प्रधानमंत्रियों को भी, कई सारे परिवर्तन को भी पिछला 75 वर्ष गौरव वाला। और आज देश के प्रधानमंत्री ने एक स्टेट्समैन के रूप में अपना वक्तव्य दिया। अपनी अगली यात्रा अगले हज़ारों वर्ष के लिए जो भारत का होगा वो नए पार्लियामेंट में, और हमारे जैसे लोगों को खुशी है कि आज इसका हम एक हिस्सा है। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है, मेरे लिए बहुत ही उत्साह का क्षण है। मैं तो मेरे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र का ही कमाल है कि मेरे जैसा एक दूध बेचने वाला का बेटा संसद भवन में आ सका, जब भी कभी ख्वाब भी नहीं पाला था। और कुल 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा में रहने का मौका मिला और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में रहने का मौका मिला। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा, बहुत सारे प्रतिपक्ष के नेताओं को भी देखा,
बहुत सारे चढ़ाव उतार को भी देखने का काम किया और बहुत सारे देश के हित में मेरा सौभाग्य प्राप्त है कि जो निर्णय हो रहा था उसका हिस्सा बनने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई ऐसे स्मरण है जिसका मैं चर्चा करूँ तो शायद लंबा होगा, और मुझे एक स्मरण याद है, शायद अब लोकतंत्र में कम दिख रहा है जो वर्तमान लोकतंत्र है और वर्तमान की जो राजनीति है। मुझे याद है कि मैं जब लोकसभा में सत्ता पक्ष का ही पार्ट था तो महंगाई चरम सीमा पर थी और उस समय कांग्रेस लीड सरकार थी और उस समय के गृह मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम साहब थे। मैंने खुल करके जो सरकार की नीतियां थी और जो असहजता थी देश में उस पर जम करके मैंने अपनी भावना को रखने का काम किया पार्लियामेंट में। ये होते हुए कि मैं सत्ता पक्ष का कहीं न कहीं हिस्सा हूँ, जब मैं बाहर निकला बहुत जोरदार ढंग से रखा तो उस समय अटल जी और आडवाणी जी ये दोनों साथ निकल रहे थे। मेरा पीठ थपथपाने का भी काम किया जो मेरा याद है उसके अनुसार। मैं याद करता हूँ सोमनाथ दादाजी का जो स्पीकर थे, हर सांसद अपने क्षेत्र का समस्या को और देश के विषय में बात करना चाहता है। समय का कम होने के बावजूद भी मैं चाहता था कि हर सांसद का यह दायित्व भी बनता है कि अपने क्षेत्र की भावना को रखें। तो कई दफ़ा सोमनाथ दादा जो अब नहीं रहे और उनका जो प्यार भरा झाड़ था, फटकार था, वो भी मुझको याद है कि न जाने कितनी दफ़ा मुझे उनका झाड़ सुनना पड़ा और बावजूद उसके प्यार से वो हमें बोलने का समय देते थे। 75 साल बाद आज़ादी के हमारी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक होगा कल से यहाँ पर देश के जनप्रतिनिधि बैठकर हम अपने आगे के रास्ते को तय करेंगे कि भारत माता के जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत कैसा होगा। दुनिया तेज़ गति से चल रही है, हमको उससे और तेज़ गति से चलना है और इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अहम मानता हूँ कि ये हमारे आत्मनिर्भरता का प्रतीक है कल से जहाँ हम बैठेंगे। और ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, बस नज़र बनाए रखें।